Hello students, myself Manohar Chandelia, faculty Zoology। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम में एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जंतुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है उसका क्राइटेरिया आपने पढ़ रहे थे। क्लियर? अब ये वर्गीकरण के आधार में आपने कई तरह के क्राइटेरिया, कई तरह के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपने पढ़े हैं, जिनके अंदर इसका नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जर्म लेयर के बेस पर, उनकी सिमेट्री के बेस पर, सिलोम के, सेगमेंटेशन के, एम्ब्रियोजेनी के आधार पर, इन सारे आधार पर हमने जंतुओं का वर्गीकरण कई समूहों में पढ़ा है। क्लियर? अब एक इसमें जंतुओं के वर्गीकरण का आधार है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। जो अपने में बैकबोन पाई जाती है, जो पृष्ठरज्जु पाई जाती है, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी जंतुओं को दो बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया है, एक नॉन कोर्डेटा और दूसरे कोर्डेटा। क्लियर? तो ये किसकी उपस्थिति के आधार पर है? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। तो इसमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर नोटोकॉर्ड, ध्यान में भी क्या होती है इनमें, ये इनके अंदर पृष्ठरज्जु है जो इनकी बैकबोन बनाती है जंतुओं की। तो जंतुओं की बैकबोन बनाने वाली नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो बड़े ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक नॉन कोर्डेटा होते हैं और दूसरे इसमें कोर्डेटा है। इसमें नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो जंतुओं में इस तरीके से जो है वो इसके दो ग्रुप बन गए, नॉन कोर्डेटा और दूसरा बड़ा ग्रुप जो है वो इनका कोर्डेटा होता है। तो नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा जंतुओं में, इनमें आप देखें कि नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा किस आधार पर है? मेनली इनमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन से? एक ग्रुप हो गया इसमें नॉन कोर्डेटा, दूसरा ग्रुप हो गया कोर्डेटा। तो इसमें आप देखें कि क्या इसका मेजर डिफरेंस इनमें क्या होंगे? नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में मेजर डिफरेंस क्या होगा? तो एक तो नॉन कोर्डेटा है, दूसरा ग्रुप इसमें कोर्डेटा होता है। तो इसमें नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा दो ग्रुप में जंतुओं को क्लासिफाई कर दिया। अब इन दो ग्रुप में आप देखें कि नॉन कोर्डेटा जंतु में और कोर्डेटा जंतुओं में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर इनके नोटोकॉर्ड का होता है। नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो किसका होगा? इनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला जो लक्षण है वो इनके अंदर मेन इनको डिफ्रेंशिएट करेगा। तो इनके अंदर आप देखें कि नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में सबसे पहला जो है वो अंतर लेंगे इसके नोटोकॉर्ड का। तो नोटोकॉर्ड जो है वो इसमें एब्सेंट होगी। नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी और कोर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा इनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स का, कि जो नॉन कोर्डेटा होते हैं उनके ग्रसनी भाग में, फेरिंजियल पार्ट में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती, क्लोम दरारें नहीं होती। जबकि कोर्डेटा जंतु जो होते हैं उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या फिर वो उनकी एडल्ट स्टेज में हो, जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती है। तो इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें या फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होती, इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो ग्रसनी भाग में क्लोम दरारों का पाया जाना या नहीं पाया जाना, तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी क्लोम दरारें नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होती है और कोर्डेटा के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती हैं। ये इनमें कोर्डेटा में पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? दूसरा ये अंतर हो गया।
तीसरा, नॉन कोर्डेटा जो जंतु होते हैं उनकी नर्व कोड ठोस होती है, दोहरी होती है और वेंट्रल सरफेस पर होती है, अधर सतह पर होगी। तो डबल नर्व कोड होगी, अधर सतह पर होगी और ठोस नर्व कोड होती है। क्लियर यहां तक? जबकि कोर्डेटा जंतुओं के अंदर जो नर्व कोड होती है वो सिंगल होती है, होलो खोखली होगी और पृष्ठ सतह पर होती है। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर नॉन कोर्डेटा के अंदर जो नर्व कोड होगी, नॉन कोर्डेटा की नर्व कोड कैसी होगी? नॉन कोर्डेटा की नर्व कोड जो है वो डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कोड होती है। नॉन कोर्डेटा में जो है वो कैसी होगी? ठोस होती है, अधर सतह पर होगी और दोहरी तंत्रिका रज्जु होती है। जबकि कोर्डेटा के अंदर जो नर्व कोड है वो सिंगल होलो एंड डोर्सल नर्व कोड, सिंगल होलो एंड डोर्सल नर्व कोड होगी। तो नॉन कोर्डेटा में ये डबल होगी, सॉलिड और वेंट्रल होगी। ये कोर्डेटा में सिंगल होलो एंड डोर्सल नर्व कोड होती है। क्लियर? ये हो गया एक। इसमें डिफरेंस आप जो है वो बता सकते हो। इनके अंदर नॉन कोर्डेटा के अंदर हार्ट जो होता है वो डोर्सल सरफेस पे होगा, कोर्डेटा में हार्ट वेंट्रल सरफेस पे होगा। क्लियर? तो ये इनमें नॉन कोर्डेट्स में डोर्सल हार्ट, नॉन कोर्डेट्स में डोर्सल हार्ट, कोर्डेट्स में वेंट्रल हार्ट। नॉन कोर्डेट में डोर्सल हार्ट और कोर्डेट में वेंट्रल हार्ट होता है। क्लियर? ये डिफरेंस हो गया नॉन कोर्डेटा कोर्डेटा का। और एक जो है वो पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे टेल का या पूंछ का पाया जाना। तो पश्च गुदा पूंछ की उपस्थिति है वो कोर्डेटा में होती है, नॉन कोर्डेटा में नहीं होती। तो नॉन कोर्डेटा में गुदा के पीछे पूंछ नहीं पाई जाती, जबकि कोर्डेटा के अंदर ये पूंछ पाई जाती है। तो ये इनमें पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, तो पोस्ट एनल टेल जो है वो इसमें एब्सेंट होगी, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, और इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर यहां तक? तो पोस्ट एनल टेल इसमें एब्सेंट होती है नॉन कोर्डेटा में, और कोर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ये नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स में मेजर डिफरेंस होंगे कि नॉन कोर्डेटा जो है उसमें ये लक्षण है, कोर्डेटा के अंदर ये लक्षण होंगे। तो इस आधार पर जो है वो नॉन कोर्डेटा को कोर्डेटा से पूरी तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन दोनों को के बीच अंतर ये होगा। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद इनका आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नॉन कोर्डेटा में कितने फाइलम में इसको बांटा है और कोर्डेटा को कितने फाइलम में बांटा गया है। क्लियर यहाँ तक? तो अब इसमें जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर्डेट्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर्डेटा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर्डेटा। तो नॉन कोर्डेटा को कितनी क्लासेस में, ये सॉरी फाइलम में इसको क्लासिफाई किया है। तो आपके नॉन कोर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो अप टू फाइला लेवल, और कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल है। क्लियर यहाँ तक? तो नॉन कोर्डेटा के अंदर इनको कितने फाइलम में क्लासिफाई कर दिया? नॉन कोर्डेटा आर क्लासिफाई इनटू 11 फाइलम, और कोर्डेटा जो है वो इसमें 2-3 सब फाइलम है इसमें, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। क्लियर यहाँ तक? फिर वर्टिब्रेटा की 3 क्लासेस हैं, वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस हैं। सुपर क्लास 2 है इनकी, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज की 3 क्लास है और टेट्रापोडा में 4 क्लास है।
क्लियर यहाँ तक? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ठीक है। नॉन कोर्डेटा में अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन नॉन कोर्डेटा का किया जाए तो नॉन कोर्डेट्स में सबसे प्रिमिटिव टाइप के नॉन कोर्डेट्स जो है, सबसे पहला फाइलम वो है इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, क्लियर? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। क्लियर? ये सारे इसमें नॉन कोर्डेटा के अलग अलग फाइलम हो गए। तो कौन कौन से फाइलम हो गए इसमें? पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। क्लियर? अब इसमें आपको ये ध्यान होगा कि इनके अलग अलग जो फाइलम दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन इनको अरेंज किया गया। इनके इवोल्यूशन, इनके विकास के आधार पर जो है वो इनको सीक्वेंस दी गई है। एट रैंडम जो है वो इनके अंदर आप सीक्वेंस नहीं दे सकते कि पहले एनेलिडा आ गया उसके बाद आप टीनोफोरा पढ़ रहे हैं, पहले प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ लिया उसके बाद आप पोरीफेरा पढ़ रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। इनके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही जो है वो इसकी स्टडी की गई है। जो किसके आधार पर है? इनके ये जो है वो सीक्वेंस इनके इवोल्यूशन के आधार पर, इनके विकास के आधार पर है कि पहला कौन सा इवोल्व हुआ, उसके बाद कौन से जंतु इवोल्व हुए, फिर कौन से हुए, फिर कौन से इवोल्व हुए। समझ में आ गई? तो इनके इस इवोल्यूशन के आधार पर, इनके विकास के आधार पर इन जंतुओं को अलग अलग फाइला में अरेंज किया गया है। क्लियर यहाँ तक? अब इनमें सभी एक एक फाइलम की स्टडी जो है वो हम करेंगे। इसमें अब एक चीज ध्यान रखने की ये है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, एनिमल किंगडम जो है वो अपने पढ़ेंगे। इस एनिमल किंगडम में आप देख रहे हो कि टैक्सोनॉमी में इतने सारे ये आप देख रहे हो कितने फाइलम है। ऐसे इनके अंदर जो है वो ये तो नॉन कोर्डेटा है केवल, उसके बाद आप पढ़ोगे कोर्डेटा। तो इसमें एक चीज आपको बता दूं कि इसको जनरली तैयार करने का जो तरीका है वो इनकी कंपैरेटिव स्टडी है। इनको तैयार करने का जो तरीका है वो इनकी कंपैरेटिव स्टडी है। इनको याद करने रटने से जो है वो इसमें नहीं हो सकते। समझ में आ गई? अगर आपने इनकी कंपैरेटिव स्टडी की है आगे से आगे जब आप नए फाइलम पढ़ते जा रहे हो, उन नए फाइलम को पिछले फाइलम से कंपैरिजन करते हुए अगर आप चलेंगे तो टैक्सोनॉमी पूरी इजी तरीके से तैयार हो सकती है। लेकिन इनमें रटने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अपनाया तो आप उसको ढंग से तैयार नहीं कर सकते। समझ में आ गई? इसमें टैक्सोनॉमी तैयार करने का जो है वो इसमें एक बढ़िया सा जो मेथड है वो इसमें यही होता है कि आप जो अगला फाइलम पढ़ रहे हो उस फाइलम को केवल पीछे वाले फाइलम से कंपैरिजन करते हुए चलें। ये नहीं कि आपने अगला फाइलम पढ़ा पीछे वाले साफ, उससे आगे बढ़े पीछे वाले साफ। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे
आप 3-4 फाइलम पढ़ोगे, उसके बाद 5वां 6वां फाइलम आया तो दूसरे तीसरे गायब। आप 7वें 8वें फाइलम पे पहुंचे, तीसरा चौथा भी साफ। ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि एक पूरी की पूरी चेन, एक पूरी की पूरी कड़ी जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट इसमें मान लो आपने एक्सक्रीशन वाला जनरल कैरेक्टर पढ़ा। अब एक्सक्रीशन वाला जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो एक्सक्रीशन में आपको पूरी सीक्वेंस आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्रोटोजोआ जंतु थे, उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जी अंग जो है वो जनरली बॉडी सरफेस होती है। पोरीफेरा में बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा तक बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन कर रहे हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट है। जैसे ही आगे बढ़े प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आए तो आप पढ़ोगे फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होता है। उत्सर्जन किससे होता है? ज्वाला कोशिकाओं से, फ्लेम सेल से, सोलेनोसाइट से उत्सर्जन करते हैं। उससे नेक्स्ट अगले फाइलम में गए एस्केल्मिन्थेस में, एक्सक्रीशन किससे हुआ? रेनेट सेल से। उससे आगे नेक्स्ट फाइलम में गए एनेलिडा, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होंगे। उससे नेक्स्ट फाइलम में आगे गए एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होती है, कोक्सल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ये उत्सर्जी अंग हो गए। उससे अगले फाइलम में गए मोलस्का में, तो उत्सर्जी अंग क्या है? बोजेनस के अंग या केबर की ग्रंथियां, ये उसके उत्सर्जी अंग हो गए। उसके बाद आगे गए इकाइनोडर्मेटा, उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। उसके बाद हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के अंदर उत्सर्जी अंग क्या होगा? उसकी प्रोबोसिस ग्लैंड है। हेमिकोर्डेटा के बाद आगे चले कोर्डेटा, तो कोर्डेटा के अंदर उत्सर्जी अंग किडनी होते हैं। तो ये एक प्रॉपर जो है वो आपके पूरी चेन जो है वो आपके तैयार रहनी चाहिए। कैरेक्टर, वही कैरेक्टर आगे से आगे हर फाइलम में रिपीट होते चलेंगे। समझ में आ गई ना? वही चीज़ें जो है वो आपको हर फाइलम में आगे से आगे बढ़ते हुए वही चीज़ें आपको रिपीट करते चलना है। जैसे आवास स्वभाव गया, आवास स्वभाव के बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है वो उसके अंदर जर्म लेयर और सिमेट्री होगी, सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, वो पॉइंट हो गया। बॉडी प्लान इनका कैसा होता है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। क्लियर यहाँ तक? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है और वो इनके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। उसके बाद ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है जिनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो, केवल एक ही ओपनिंग जिसमें प्रेजेंट होती हो, वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है और उस एलिमेंट्री कैनाल की एक ओपनिंग माउथ है और दूसरी ओपनिंग एनएस है, तो वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ऐसे ये बॉडी प्लान के बारे में बताएंगे। फिर बॉडी शेप बताएंगे कैसी होती है बॉडी, और बॉडी शेप के बाद जो है वो इसके अंदर वो चीज़ें, फिर स्केलेटन है कैसा है, और उसके बाद जो है वो जनरली इनमें लोकोमोशन किससे कर रहे हैं, उसके बाद इनके अंदर डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसे है, एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, नर्वस सिस्टम है या नहीं है तो कैसा नर्वस सिस्टम होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट बताएंगे कि यूनिसेक्सुअल है या बाईसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन कैसा कर रहे हैं, समझ गए? डेवलपमेंट जो डायरेक्ट हो रहा है वो या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीज़ें जो है वो सारी अपने आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइलम में चलनी है। क्लियर यहाँ तक? तो इन चीज़ों की आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इनमें, जैसे जो है वो पोरीफेरा में आपने पढ़े कि इसमें 17 पॉइंट हो रहे, तो आपके सिलेंट्रेटा में जो है वो इसमें 12 या 18 पॉइंट है या इसमें 15 पॉइंट है, तो वो इनके अंदर रटने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जनरल कैरेक्टर्स है वो आपको आगे से आगे इंक्लूड करते हुए चलना है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ। तो इसमें ये जो है वो नॉन कोर्डेटा का वर्गीकरण, नॉन कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे सबसे पहला फाइलम इसमें प्रोटोजोआ। तो इसमें सबसे पहला फाइलम जो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, तो इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि प्रोटोजोआ एनिमल्स जो है इनका विशिष्ट लक्षण क्या है, फिर उसके बाद इनका जनरल कैरेक्टर क्या है, और उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहली चीज़ कौन सा फाइलम पढ़ेंगे?
फाइलम फर्स्ट जो है वो इसमें है प्रोटोजोआ, फाइलम फर्स्ट प्रोटोजोआ। तो ये इसके अंदर जो है वो फर्स्ट फाइला प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम में एक चीज आप देखें कि प्रोटोजोआ दो शब्द है इसमें, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटोजोआ में दो टर्म जो है वो कौन कौन सी हैं, प्रोटो प्लस जोआ। तो ये इसमें प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, आदिम, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव या आदिम जंतु, और जोआ मीन्स एनिमल, जोआ एनिमल। तो प्रिमिटिव टाइप के जितने भी एनिमल्स है वो सारे प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स या आदिम प्रकार के जंतुओं का मतलब हुआ कि जो सबसे पहले इवोल्व हुए हैं, जो सबसे पहले विकसित हुए हैं, ऐसे जंतुओं का पूरा समूह जो है वो प्रोटोजोआ है। क्लियर यहाँ तक? तो जंतु जगत में जो है वो सबसे पहले इवोल्व होने वाले आदिम प्रकार के और सबसे सरलतम प्रकार के एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा गया है। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे विशिष्ट जो है वो इसका यही हो गया कि सबसे पहले विकसित होने वाले आदिम प्रकार के या सरलतम प्रकार के एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो सबसे आदिम प्रकार के जीव है, जंतु है, इसलिए इनको नाम दिया गया है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नाम जो है वो इन जंतुओं को गोल्डफिश ने दिया था। तो गोल्डफिश ने जो है वो इन जंतुओं को प्रोटोजोआ नाम दिया। किस आधार पर? इनके सबसे सरलतम या आदिम प्रकार के शरीर के कारण जो है वो इन जंतुओं को प्रोटोजोआ नाम दे दिया गया। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक कोशिकीय और माइक्रोस्कोपिक जंतु होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय जंतु होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो ऐसे सभी जंतु जो है वो प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो विशेष लक्षण तो इसका क्या हो गया कि ये एक कोशिकीय और सबसे आदिम प्रकार के जंतु होते हैं। क्लियर यहाँ तक? विकास के आधार पर सबसे प्रिमिटिव प्रकार के जंतु जो है वो प्रोटोजोआ होते हैं। अब इसके बाद इनके अंदर जो है वो क्या क्या पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो इसमें जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण अगर आप इनके देखें तो जनरल कैरेक्टर्स में या सामान्य लक्षणों में कौन कौन से सामान्य लक्षण होंगे इनके? जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले जो है वो आपको इनमें बताया आवास और स्वभाव। तो सबसे पहले जो है वो इसमें अपने पढ़ेंगे आवास और स्वभाव में। तो आवास और स्वभाव के आधार पर जो है वो कैसे होंगे ये जंतु? ये जंतु जो है वो आवास इनका जलीय भी होंगे और कुछ परजीवी होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो नम मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः ये जलीय और परजीवी जंतु होते हैं। जलीय में भी, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें अधिकांश जो है वो जलीय और परजीवी होते हैं। अधिकांशतः जलीय व परजीवी। तो ये इनमें जो है वो अधिकांशतः जलीय और कुछ जो है वो इसमें परजीवी होते हैं, और कुछ इसमें नम मृदा में पाए जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें आवास हो गया। आवास के बाद स्वभाव या हैबिट के बारे में बताएंगे। तो हैबिट में ये एकल या निवही होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। तो एकल या निवही, स्वतंत्र जीवी या परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये एकल व निवही, एकल व निवही, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे इसका। इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन का स्तर वो इनमें कैसा होता है? इनके अंदर शारीरिक संगठन का स्तर अगर आप देखें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव हैं तो सारी जैविक क्रियाएं एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेंगी। क्लियर यहाँ तक?
तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें। इसके बाद इनके अंदर शरीर जो है वो इनका कैसा होगा, ये इनके अंदर जो है वो शरीर सूक्ष्मदर्शी है और एक कोशिकीय शरीर होगा। तो सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिकीय शरीर, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी, क्लियर। और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनके शरीर को घेरे रहती हैं, शरीर को आवृत करती हैं। और कुछ जंतुओं के अंदर पेलिकल का आवरण भी, तनुत्वक पेलिकल का आवरण भी इनके चारों ओर पाया जाता है। समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच भी पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये इनके अंदर, इसमें इन जंतुओं के अंदर क्या होगा, एक तो इन जंतुओं में शरीर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, शरीर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत। तो शरीर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत होगा इसमें। और कुछ में तो शरीर में इनका जो बाहरी आवरण है वो जनरली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ जंतुओं के अंदर जो है वो इन पे पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। कुछ जंतुओं में पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। और जो समुद्री जंतु है उनके चारों ओर सिलिका का कवच होता है। समुद्री जंतुओं में सिलिका का कवच होता है। समुद्री जंतुओं में सिलिका का कवच होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो सिलिका का कवच जो समुद्री जंतुओं में पाया जाता है वो किस में हेल्प करेगा इनकी, ये समुद्री जंतुओं के अंदर जो सिलिका का कवच है वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि इन जंतुओं के अंदर जो समुद्री जल में पाए जाते हैं उनके अंदर अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होती रहेगी। क्लियर यहाँ तक, एक्सोस्मोसिस, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए अंदर का वाटर जो है वो इसमें से बाहर निकलेगा, एक्सोस्मोसिस होगी। उस एक्सोस्मोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाने के लिए इनके चारों तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, सिलिका का कवच पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये इनके अंदर जो है वो कुछ समुद्री जंतुओं के चारों ओर सिलिका का कवच होता है और इसमें कुछ के चारों तरफ जो है वो पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये शरीर की जो है वो कवरिंग होती है। इसके बाद इन जंतुओं के अंदर शरीर जो है वो जनरली कैसा हो गया, अकोशिकीय या एक कोशिकीय शरीर होता है इनका। और एक इनके अंदर गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, या तो सुडोपोडिया होंगे या सीलिया या फ्लेजिला। तो गमन के लिए जो गमनांग है वो इनमें गमन के लिए अंग जो होंगे वो गमनांग इनके सुडोपोडिया, गमनांग सुडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लेजिला होंगे। तो गमनांग जो है, गमन के लिए इनमें जो अंग होंगे वो सीलिया, फ्लेजिला और सुडोपोडिया होते हैं। इनके द्वारा इनमें गमन होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो सीलिया, फ्लेजिला और सुडोपोडिया के द्वारा गमन कर सकते हैं। उसके बाद इनमें न्यूट्रिशन अगर आप बताएं तो कैसा होगा, हेट्रोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होगा, जिसमें मोस्टली ये होलोजोइक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक का मतलब है जंतु संभोजी, जंतुओं के समान, और दूसरा जो है वो पैरासिटिक, परजीवी जंतुओं के रूप में ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो किस तरह का होगा, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो इसमें हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अधिकांशतः कैसे होंगे, होलोजोइक
अधिकांशतः होलोजोइक और पैरासिटिक होते हैं। अधिकांशतः होलोजोइक एंड पैरासिटिक। तो अधिकांशतः होलोजोइक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर होलोफाइटिक न्यूट्रिशन पॉसिबल होता है। समझ में आ गई? तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी जो है वो कुछ जंतुओं में इनमें पाया जाता है, जैसे यूग्लिना है। तो ये इसमें, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट और क्या बताएंगे, ये तो क्या हो गया इसका विषमपोषी पोषण। पोषण के बाद जो है वो इसमें श्वसन उत्सर्जन, ये जो है वो किससे होगा? श्वसन सामान्य सतह से, श्वसन व उत्सर्जन, श्वसन व उत्सर्जन सामान्य सतह से। तो श्वसन व उत्सर्जन सामान्य सतह से विसरण विधि के द्वारा होगा। क्लियर यहां तक? तो श्वसन और उत्सर्जन जो है वो सामान्य सतह से विसरण के द्वारा। तो ये इनके अंदर जो है वो सामान्य सतह से विसरण द्वारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही O2 CO2 का एक्सचेंज कर देती है और उत्सर्जी उत्पाद को भी उसी से ये बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? तो ये श्वसन और उत्सर्जन है वो सामान्य सतह से विसरण विधि द्वारा हो जाता है। फ्रेश वाटर जो एनिमल होते हैं, स्वच्छ जलीय जंतु है, इनके अंदर परासरण नियमन को बनाए रखने के लिए या उत्सर्जन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है। समझ में आ गई? जिसका क्या रोल होता है? ये संकुचनशील रिक्तिका जो है वो अतिरिक्त जल को इकट्ठा करेगी, क्योंकि आप देख रहे हो स्वच्छ जल में होंगे तो एंडोस्मोसिस होगी और समुद्री जल में होंगे तो एक्सोस्मोसिस होगी। समुद्री जल के अंदर उस एक्सोस्मोसिस से बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? सिलिका का कवच होता है। तो उसमें उससे बचाने के लिए इनके चारों तरफ जो है वो सिलिका का कवच होता है, जैसे रेडियोलेरियंस फोरामिनिफेरेंस में होता है, वहाँ इनके चारों ओर सिलिका का कवच है। और स्वच्छ जल में क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगी तो खूब सारा वाटर अंदर आएगा। वाटर अंदर आता है, उस कंडीशन में इनके अंदर परासरण नियमन को बनाए रखने के लिए, परासरण नियमन करने के लिए, उसमें रेगुलेशन के लिए क्या होता है? इनमें एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बाहर निकाल देती है। तो संकुचनशील रिक्तिका इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन में सहायक होती हैं। तो स्वच्छ जलीय जंतुओं में क्या होगा? स्वच्छ जलीय जंतुओं के अंदर उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए, उत्सर्जन व परासरण नियमन, तो स्वच्छ जलीय जंतुओं में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? एक गमन का आपने देख ही लिया, सुडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद जो है वो इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखें अगर आप, तो प्रोटोजोआ जंतुओं में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होंगे। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और दूसरा जो है वो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें किसके द्वारा होगा? द्विविभाजन, बहुविखंडन और स्पोर फॉर्मेशन, जो बीजाणु जनन द्वारा। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बाइनरी फिशन, द्विविभाजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन बहुविखंडन, बाइनरी फिशन बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन एंड स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु जनन। जैसा आपने प्लाज्मोडियम में देखा होगा कि प्लाज्मोडियम के अंदर बीजाणु जनन के द्वारा इसमें नई संततियों का निर्माण होता है। क्लियर यहां तक? अमीबा में, यूग्लिना में इनके अंदर बाइनरी फिशन होता है, द्विविभाजन होता है, और
कुछ जंतुओं के अंदर जो है वो मल्टीपल फ्यूजन या बहुविखंडन होता है, जिससे जंतुओं का शरीर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए संतति का निर्माण करता है। क्लियर यहाँ तक? तो अलैंगिक जनन जो है वो इसमें बाइनरी फिशन से, मल्टीपल फिशन से और स्पोर फॉर्मेशन से होता है। लैंगिक जनन है वो इनमें गैमेटिक फ्यूजन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है वो इनमें लैंगिक जनन है वो इसके गैमेटिक फ्यूजन से या युग्मकों के संलयन से होता है। ये इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन या किससे होगा? ये गैमेटिक फ्यूजन या युग्मकों के संलयन से होता है। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो ये इनके अंदर युग्मक संलयन द्वारा लैंगिक जनन करते हैं और इनके अंदर जो है वो द्विविभाजन, बहुविखंडन और सिस्ट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है प्रोटोजोआ का, वो 4 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो इनमें लोकोमोशन के आधार पर या इनके गमन के आधार पर इनको अलग अलग 4 क्लासेस में इसको बांटा गया है। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट जो है वो इसमें पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है। तो प्रोटोजोआ को गमनांगों के आधार पर या इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर जो है वो इनको 4 क्लासेस में प्रोटोजोआ को बांटा गया है। इनकी 4 क्लासेज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो क्लास फर्स्ट सार्कोडीना या राइजोपोडा। फर्स्ट क्लास जो है वो इसमें सार्कोडीना या राइजोपोडा। दूसरी क्लास इसमें है फ्लैजिलेटा। तो पहली क्लास तो क्या हो गई इसकी? सार्कोडीना या राइजोपोडा। दूसरी क्लास इसकी फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा। दूसरी क्लास फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा। तीसरी क्लास इसमें स्पोरोजोआ और चौथी क्लास सीलिएटा या सीलियोफोरा। सीलिएटा या सीलियोफोरा। क्लियर यहाँ तक? ये इसकी अलग अलग इसकी क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास जो है वो इसमें आप देखें सार्कोडीना या राइजोपोडा। सार्कोडीना या राइजोपोडा जंतुओं के अंदर क्या विशेषता होती है कि ये जंतु गमन किसके द्वारा करेंगे? सुडोपोडिया के द्वारा इनमें गमन होता है। तो इन जंतुओं के अंदर जो गमनांग है वो सुडोपोडिया होते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज इसमें गमनांग सुडोपोडिया। गमनांग जो है वो इनके सुडोपोडिया होते हैं और इसी आधार पर इनको राइजोपोडा कहा गया है। तो गमनांग जो है वो इनमें सुडोपोडिया होते हैं। ये जंतु सुडोपोडिया के द्वारा गमन भी करते हैं और इसके साथ साथ ये भोजन का अंतर्ग्रहण भी सुडोपोडिया के द्वारा ही करते हैं। तो भोजन का अंतर्ग्रहण और गमन जो है वो इनमें सुडोपोडिया के द्वारा होता है। इसके बाद इन जंतुओं के अंदर ये जंतु जो है वो स्वच्छ जलीय भी होंगे, समुद्री जलीय भी होते हैं और इसके साथ साथ परजीवी भी होते हैं। स्वच्छ जलीय, समुद्री जल में और परजीवी होते हैं। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो सार्कोडीना या राइजोपोडा में। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से होंगे? एक तो अमीबा होता है। अमीबा स्वच्छ जलीय होगा। दूसरा एंटमीबा। अमीबा स्वच्छ जलीय। एंटमीबा जो है वो इसका पैरासिटिक हो गया परजीवी के रूप में। रेडियोलेरियंस एंड फोरामिनिफेरेंस। रेडियोलेरियंस एंड फोरामिनिफेरेंस। रेडियोलेरियंस एंड फोरामिनिफेरेंस ये इनमें दोनों ही समुद्री जल में पाए जाएंगे।
जिनके चारों ओर जो है वो सिलिका का कवच होता है। तो ये रेडियोलेरियंस और फोरामिनीफेरेंस जो है ये एक साथ ग्रुप में जो है वो पाए जाएंगे समुद्री जल में, और ग्रुप में समुद्री जल के अंदर पाए जाएंगे। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके वाटर लॉस को रोकने के लिए चारों तरफ इनमें क्या होता है, इनमें सिलिका का कवच पाया जाता है। तो रेडियोलेरियंस एंड फोरामिनीफेरेंस ये समुद्री जलीय हैं दोनों। अमीबा फ्रेश वाटर है एंड अमीबा पैरासिटिक होता है। क्लियर यहाँ तक? तो गमन अंग कूटपाद है जो भोजन के अंतर्गण में भी सहायक होते हैं, और इसके साथ साथ ये स्वच्छ जलीय समुद्री जल में, और इसके साथ साथ ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा आप देखें फ्लैजिलेटा या मैस्टिकोफोरा है। फ्लैजिलेटा या मैस्टिकोफोरा के अंदर, इन जंतुओं के अंदर गमनांग जो है वो क्या होते हैं, गमनांग इनके फ्लैजिला होते हैं। इनमें गमनांग फ्लैजिला होंगे। ये जंतु सामान्यतः जो है वो परजीवी या फिर जलीय होते हैं, और फ्लैजिलेटा या मैस्टिकोफोरा जंतुओं के अंदर दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। क्लियर यहाँ तक? व्हिटेकर के अकॉर्डिंग ध्यान है भी आपको, प्रोटोजोआ जो है वो कौन से जगत में आता है, प्रोटिस्टा जगत में। व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को 5 जगत संकल्पना के अनुसार इसको एक अलग जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में, जिसमें सारे एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव शामिल है। ठीक है, उसमें प्रोटोजोआ शामिल है। और इसके अंदर जो है वो आप देख रहे हो कि फ्लैजिलेटा या मैस्टिकोफोरा जंतुओं में गमन किसके द्वारा है, फ्लैजिला के द्वारा। और ये जंतु जो हैं इनमें होलोजोइक और होलोफाइटिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। कुछ जंतु पादपों की तरह उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण खुद अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ जंतुओं के अंदर जो है वो क्या होता है, भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये होलोजोइक और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के कारण इनको जनरली 2 जो है वो इसके सब क्लास होती हैं। इसकी 2 सब क्लास है, उसमें कौन कौन सी है, एक फाइटोमेस्टिकोफोरा, फाइटोमेस्टिकोफोरा, और दूसरी जो है वो इसमें जूमेस्टिकोफोरा होती है। तो इसमें फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा जो है वो क्या होंगे, जिनमें पादप संभोजी पोषण होता हो या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता हो, और जूमेस्टिकोफोरा जिनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता हो। इनके अंदर एग्जाम्पल जो है वो फाइटोमेस्टिकोफोरा में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इनके, एक तो ये इसमें एग्जाम्पल यूग्लिना है, वोल्वोक्स है, वो आप इसमें फाइटोमेस्टिकोफोरा में, और दूसरा जो है वो जूमेस्टिकोफोरा के अंदर, इसमें आप जूमेस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल जो है वो क्या दे सकते हैं, जूमेस्टिकोफोरा के अंदर जो है वो इसका ट्रिपेनोसोमा है, लिस्मानिया है, क्लियर, जियार्डिया है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे जूमेस्टिकोफोरा के। क्लियर यहाँ तक? तो जूमेस्टिकोफोरा के अंदर एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या बताएंगे, एक तो लिस्मानिया, ध्यान होगा भी आपको, लिस्मानिया के कारण एक रोग हो जाता है काला अजर रोग या दमदम फीवर। लिस्मानिया कौन से रोग का कारण होता है, काला अजर रोग जो है वो इसके कारण से हो जाता है, लिस्मानिया के कारण। और ये लिस्मानिया, काला अजर रोग, एक ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा होगा, ट्रिपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। लिस्मानिया जो है उससे काला अजर रोग या दमदम फीवर हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा इससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आदमी खूब सोता है या नींद नहीं आती। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में आदमी कुंभकर्ण हो जाता है, खूब नींद आती है, जम के सोता है, समझ गए? तो वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। लिस्मानिया के कारण, लिस्मानिया डोनोवेनी, इसके कारण कौन सा रोग हो जाएगा, काला अजर रोग हो जाता है। ऐसे ही जियार्डिया, एक इसका एग्जाम्पल जो है वो जियार्डिया होता है, जिसके कारण बच्चों में जियार्डियसिस रोग हो जाता है। जियार्डिया
इंटेस्टिनल पैरासाइट होता है, आंत्र के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट होता है, जो लंबे टाइम तक जो है वो आंत्र में रहते हुए, परजीवी के रूप में आंत्र में रहते हुए जो है वो क्या करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी फंक्शंस को जो है वो डाउन करता रहेगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा? जियार्डियासिस। और जियार्डिया का कॉमन नेम क्या होता है? आंत्र का ऋषि या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन या इसको आंत्र का ऋषि भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो लिस्मानिया है, ट्रिपेनोसोमा है, जियार्डिया है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक इनमें ट्राइकोमोनास होता है, इसमें एग्जाम्पल जियार्डिया एक ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इससे महिलाओं के अंदर लुकोरिया रोग हो जाता है। लुकोरिया रोग जिसको श्वेत पानी का रोग जो है वो कहा जाता है, उसके जेनिटल पार्ट से जो है वो वाइट फ्लूइड का सिक्रीशन लगातार जो है वो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वो उसमें लुकोरिया डिजीज होती है। और उस लुकोरिया का कारण क्या होता है? उसमें ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इसके कारण जियार्डियासिस रोग हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा के कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। लिस्मानिया के कारण कालाजन रोग हो जाता है। तो ये सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं और पैरासाइट के रूप में रहते हुए जो है वो क्या करेंगे, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसके फ्लैजिलेटा में आगे सारे। फ्लैजिलेटा के बाद जो है वो नेक्स्ट इसकी क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो क्लास के जंतु है, इन जंतुओं के अंदर एक तो गमनांगों का अभाव होता है, सारे के सारे एंडो पैरासाइट होते हैं, गमनांग एब्सेंट होंगे इन जंतुओं में। तो एक तो इसकी विशेषता ये है कि इन जंतुओं के अंदर गमनांग नहीं पाए जाएंगे। तो गमनांग की अनुपस्थिति, तो गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गेन्स एब्सेंट होंगे। और इसके अलावा इनके जीवन में जो है वो नई संततियों का निर्माण स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर फॉर्मेशन या क्या करेंगे, जीवन की किसी अवस्था में जो है वो स्पोर्स का या बीजाणुओं का निर्माण करके उससे जनन करते हैं। तो बीजाणुओं का निर्माण कर उससे जनन करेंगे, इसलिए इनको कहा गया है स्पोरोजोआ। गमनांग इनमें नहीं पाए जाते कि ये अधिकांश है एंडो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जिनको गमन करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये स्पोरोजोआ जंतु हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जनन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसमें एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप प्लाज्मोडियम। एक तो प्लाज्मोडियम ध्यान होगा आपको, मलेरिया रोग का कारण होता है। टोक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम टोक्सोप्लाज्मा, जिससे टोक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज होती है। तो प्लाज्मोडियम टोक्सोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज होगी। एक इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो नोसीमा, जो क्या करता है, सिल्क वर्म जो होता है, सिल्क वर्म ध्यान है ना, बॉम्बिक्स मोराई, तो उस सिल्क वर्म में बॉम्बिक्स मोराई के अंदर क्या कर सकता है, ये उस इंसेक्ट में पेब्रिन रोग जो होता है उसका कारण होता है नोसीमा। क्लियर यहाँ तक? तो प्लाज्मोडियम टोक्सोप्लाज्मा नोसीमा ये सारे स्पोरोजोआ हो गए। क्लियर? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सीलिएटा। सीलिएटा जंतुओं के अंदर गमनांग क्या पाए जाते हैं, सीलिएटा में गमनांग सीलिया होंगे, ये इनके अंदर जो है वो गमनांग सीलिया होंगे। और दूसरी चीज इसमें एक विशेष चीज ये होती है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें डाइमॉर्फिज्म होती है। इसके न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, जिससे ये दो तरह के न्यूक्लियस बनते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। क्लियर यहाँ तक? इन जंतुओं के अंदर जो सीलिएटा क्लास के जंतु हैं, इन सीलिएटा क्लास के जंतुओं के अंदर न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म होती है, जिनके अंदर एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस इनके प्रजनन में सहायक होता है और मैक्रो न्यूक्लियस इनकी उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। क्लियर यहाँ तक? और एक जो है वो इनमें गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिएटा जंतुओं के अंदर एक साइटोस्टोम और साइटोपाइक पाए जाते हैं। साइटोस्टोम या साइटोपाइक का मतलब जैसे ये पैरामीशियम का आपने सुना होगा, पैरामीशियम यहाँ साइटोस्टोम हो गया। क्या करेगा ये, फूड एंगल्फिंग में सहायक होता है। पूरी सरफेस पर जो है वो हजारों की संख्या में इनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया जो है वो जल धारा को
इसकी तरफ बनाते हैं, जिस साइटोस्टोम के अंदर भोजन को लेने में सहायक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसमें एग्जाम्पल जो है वो कौन से हो सकते हैं? सिलिएटा के अंदर जो है वो एग्जाम्पल पैरामीशियम नॉक्टिल्यूका और ओपेलाइना है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो पैरामीशियम सॉरी पैरामीशियम है, वोर्टिसेला है और इसके अलावा पैरामीशियम, वोर्टिसेला, ओपेलाइना। ओपेलाइना में एक चीज ध्यान रखें भाई, ओपेलाइना मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बाकी में तो 2-2 न्यूक्लियस होते हैं और ओपेलाइना में जो है वो 2 से भी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये ओपेलाइना जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो ये सारा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन हो गया। प्रोटोजोआ जंतुओं को ऐसे 4 क्लासेस में बांटा गया है। समझ में आ गई? अब इसके बाद जो है वो अपने नेक्स्ट फाइलम इसमें स्टार्ट करते हैं, फाइलम पोरीफेरा। तो प्रोटोजोआ से थोड़ा सा एडवांस्ड फाइलम अगर आप देखें तो प्रोटोजोआ से नेक्स्ट एडवांस फाइलम है वो इसका पोरीफेरा फाइलम होता है। तो इसके नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा, तो इसका सेकंड फाइलम होता है पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम या सेकंड फाइलम इसका पोरीफेरा। इसमें नेक्स्ट फाइलम जो है वो क्या है? पोरीफेरा फाइलम है। पोरीफेरा फाइलम किससे इवोल्व है? प्रोटोजोआ जंतुओं से पोरीफेरा फाइलम इवोल्व है। पोरीफेरा जंतुओं के अंदर मेन इनके अंदर क्या होता है? पोर बियरिंग बॉडी। पोरीफेरा नाम ही किस आधार पर दिया गया इनको? पोर बियरिंग बॉडी के आधार पर इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। तो पोर बियरिंग बॉडी होती है इनमें, तो इस पोर बियरिंग बॉडी के आधार पर इसको पोरीफेरा नाम दिया रॉबर्ट ग्रांट ने। किसने दिया इनको पोरीफेरा नाम? रॉबर्ट ग्रांट ने इन जंतुओं को पोरीफेरा नाम दिया। तो रॉबर्ट ग्रांट के अनुसार जो है वो जिन जंतुओं के अंदर पोर बियरिंग बॉडी होती है वो सारे जंतु पोरीफेरा संघ के जंतुओं में रखे गए हैं और इनको सामान्यतः पोर बियरिंग बॉडी के कारण स्पंज कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? इन जंतुओं को जो है वो सामान्यतः पोर बियरिंग बॉडी के कारण इनको स्पंज कहते हैं। और लेमार्क ने इनकी स्थानबद्ध प्रकृति के आधार पर इनको जूफाइटा नाम दिया। लेमार्क ने इनको क्या नाम दिया? जूफाइटा। तो लेमार्क ने इन जंतुओं को जूफाइटा का किस आधार पर? लेमार्क ने इनको जूफाइटा नाम जो है वो किस आधार पर दिया था? स्थानबद्ध प्रकृति के कारण इनके अंदर लोकोमोशन या गमन इनमें नहीं पाया जाता, इसके आधार पर लेमार्क ने इनको जूफाइटा कह दिया। जूफाइटा मीन्स पादपसम जंतु। समझ गए? जूफाइटा का मतलब पादपों के समान जंतु। जैसे पादपों में गमन नहीं होता वैसे पोरीफेरा जंतुओं के अंदर भी गमन नहीं होता। ये जिस चट्टान पर, जिस सबस्ट्रेटम पर चिपके होते हैं ये उसी पर जो है वो चिपके रहेंगे, फ्री फ्लोटिंग इनमें नहीं होती। क्लियर यहाँ तक? तो ये लेमार्क ने इनको जूफाइटा, रॉबर्ट ग्रांट ने इनको पोर बियरिंग बॉडी के कारण, छिद्रों से छिद्रित शरीर के कारण जो है वो इसको पोरीफेरा नाम दे दिया। क्लियर यहाँ तक? तो पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण इसके नाम के अनुसार ही क्या होता है? पोर बियरिंग बॉडी या जो है वो छिद्रों से छिद्रित शरीर। तो छिद्रों से छिद्रित शरीर का पाया जाना ये पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद जो है वो इसके जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या बताएंगे? इसके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण में सबसे पहले जो है वो ये आवास और स्वभाव बताएंगे। आवास और स्वभाव में सबसे पहले जैसे आवास के बारे में बताएंगे तो आवास के आधार पर कैसे होते हैं ये? आवास के आधार पर ये अधिकांशतः समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आवास के आधार पर अगर आप देखें तो अधिकांशतः समुद्री
अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। अधिकांश समुद्री, कुछ स्वच्छ जलीय होंगे। तो पहली चीज तो वही आवास और स्वभाव। आवास हो गया, आवास के बाद स्वभाव बताएंगे। स्वभाव में ये एकल भी होते हैं और निवही भी होते हैं। अकेले अकेले भी पाए जाते हैं और ग्रुप में या समूह में भी पाए जाते हैं। तो एकल और निवही दोनों होंगे। और इसके साथ ही ये इनमें स्थानबद्ध प्रकृति के होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये अधिकांशतः ये आवास हो गया। आवास के बाद स्वभाव, स्थानबद्ध होंगे। स्थानबद्ध या सेसाइल, एकल व निवही। एकल व निवही दोनों प्रकार के होंगे। इसके बाद अपन बताते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पोरीफेरा में बताएं तो किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेलुलर लेवल। प्रोटोजोआ में किस लेवल का था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद में जो सिमेट्री और जर्म लेयर का बताएंगे। जर्म लेयर के आधार पर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिमेट्री के आधार पर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो जर्म लेयर के आधार पर सिमेट्री के आधार पर एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर के आधार पर डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर होगी इनमें। तो जर्म लेयर के आधार पर डिप्लोब्लास्टिक होंगे और दूसरा इसके साथ साथ ये एसिमेट्रिकल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिमेट्रिकल। इसमें एक अपवाद बताया था आपको स्पंज में या पोरीफेरा के अंदर, ल्यूकोसोलेनिया, जो कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल या अरीय सम्मित होते हैं। बाकी सारे एसिमेट्रिकल होते हैं। तो इसमें अपवाद है ल्यूकोसोलेनिया। इसका अपवाद ल्यूकोसोलेनिया। इसमें अपवाद ल्यूकोसोलेनिया होगा, जो कैसे होते हैं? अरीय सम्मित होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एसिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिमेट्रिकल होंगे, सम्मिति होगी। और ये इसके अलावा जो है वो क्या हो गया? सम्मिति और जर्म लेयर होगी। इसके बाद इनका शरीर का आकार जो है या कैसा होता है इनमें? बॉडी शेप जो है वो इनमें फूलदान के आकार की, यानी वेल शेप, या फिर इनके अंदर जो है वो कैसी होगी? अर्न शेप होती है, कलश के आकार की। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें जो है वो वेल शेप्ड और अर्न शेप्ड बॉडी होती है। वेल शेप्ड और अर्न शेप्ड बॉडी। फूलदान के आकार की या कलश के आकार का शरीर होता है इनके। तो फूलदान या कलश के आकार का शरीर होगा। तो ये इसमें जो है वो फूलदान या कलश के आकार का शरीर, तो वेल शेप्ड एंड अर्न शेप्ड बॉडी होगी। उसके बाद इनके अंदर जो है वो पूरे शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र जो पाए जाएंगे इनको ओस्टिया कहेंगे। और एक बड़ा छिद्र इनमें ओस्कुलम होता है। ओस्टिया के द्वारा जल का अंतर्ग्रहण किया जाता है, ओस्कुलम के द्वारा जल को बाहर फेंका जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें ओस्टिया कभी भी जल को बाहर नहीं निकालते, ओस्कुलम कभी भी जल को अंदर नहीं लेते, क्योंकि इसका ये काम जो है वो किसका होता है? इनके ओस्कुलम में पाई जाने वाली मायोसाइट कोशिकाएं जो है वो एक तरीके से इसमें अवरोधनी की तरह काम करती है, जो केवल वन वे फ्लो करवाती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर ओस्टिया जो है इसके द्वारा जल अंदर आएगा और ओस्कुलम से जल बाहर निकल जाएगा। तो सूक्ष्म छिद्र जो है वो क्या होते हैं इनमें? ओस्टिया। तो पूरी शारीरिक सतह पर ओस्टिया पाए जाएंगे, जिनका काम क्या है? जल को अंदर लेना, शरीर में जल का अंतर्ग्रहण। तो इसमें जो असंख्य सूक्ष्म छिद्र होंगे उनमें ओस्टिया जल का अंतर्ग्रहण करेगा। ओस्टिया के द्वारा जल का अंतर्ग्रहण, और ओस्कुलम जो है, ओस्कुलम के द्वारा जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। अतिरिक्त जल का निष्कासन होगा। ओस्कुलम के द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन।
समझ गए? तो ओस्कुलम जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालेगा और ओस्टिया जो है वो जल को अंदर लेते हैं। तो ओस्टिया के द्वारा जल अंदर आएगा और ओस्कुलम के द्वारा जो है वो इसमें से जल बाहर निकलेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ओस्कुलम जल को बाहर निकालने के लिए, ओस्टिया जल को अंदर लेने के लिए। क्लियर यहाँ तक? एक चीज इसमें ध्यान रखें कि ओस्कुलम कभी भी जल को अंतर्ग्रहित या जो है वो उसको अंदर नहीं लेता। समझ में आ गई? इसमें एक क्वेश्चन जो है वो पहले आया हुआ है कि यदि एक कार्बन कण को ओस्कुलम के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन, कार्बन कण को अंतर्ग्रहित कर लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कार्बन कण का पाचन कर लिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन, कार्बन कण को दूर फेंक दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन, कार्बन कण अप्रभावित रहेगा। क्लियर? तो इसके बेस पर आप देखें कि इनमें क्या होगा? कार्बन कण को दूर फेंक दिया जाएगा। तो इनमें इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? कार्बन कण को दूर फेंक दिया जाएगा। क्लियर? तो ये इसमें ओस्टिया और ओस्कुलम होते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो है वो केंद्रीय भाग में इनके पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कैविटी होती है। क्लियर यहाँ तक? तो सेंट्रल पार्ट में इनके स्पंजोसील, सेंट्रल पार्ट में स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। तो ये इसमें इनके सेंट्रल पार्ट में स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होगी। तो ये इसमें सेंट्रल पार्ट जो है इसमें स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। तो केंद्रीय भाग में जो है वो इनके स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? जिसके अंदर जल को अंदर लिया जाता है और उसमें जो है वो भोजन आने के बाद भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के अंदर जो है वो पाचन कर लिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो सेंट्रल पार्ट में इसके स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। उसके बाद इनके अंदर जो है वो उसकी देह भित्ति या बॉडी वॉल अगर आप देखें तो डबल लेयर्ड होती है। बॉडी वॉल में बाहर की लेयर पिनेकोडर्म और भीतर की लेयर जो है वो इसमें कोइनोडर्म होती है। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो इसमें बॉडी लेयर है। बॉडी वॉल कैसी होती है? बाई लेयर्ड। बॉडी वॉल या देह भित्ति, बॉडी वॉल या देह भित्ति जो है वो कैसी होती है? द्विस्तरीय। देह भित्ति या बॉडी लेयर है वो द्विस्तरीय होती है। ये जो द्विस्तरीय इनकी बॉडी लेयर है, बॉडी वॉल है, इनके अंदर बाहरी स्तर आप देख रहे हो पिनेकोडर्म है, बाहरी स्तर पिनेकोडर्म और भीतरी स्तर जो है वो कोइनोडर्म होता है। इनमें दो लेयर जो है वो आप देख रहे हो, बाहरी स्तर पिनेकोडर्म, ये आप डबल लेयर जो देख रहे हो बॉडी वॉल में, बाहरी स्तर है वो पिनेकोडर्म है और भीतरी स्तर इसमें कोइनोडर्म होता है। क्लियर यहाँ तक? पिनेकोडर्म जो है वो चपटी कोशिकाओं से बना होता है, पिनेकोसाइट से। पिनेकोडर्म चपटी पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बना होता है और कोइनोडर्म जो है वो इनमें कलश के आकार की या कीपाकार कोइनोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। ये तो इसमें पिनेकोडर्म जो है वो तो किससे बनेगा? चपटी पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बना होता है और कोइनोडर्म जो है भीतरी लेयर है वो इसमें कोइनोसाइट कोशिकाओं से बना होता है, जो कैसी होती है? कीपाकार कोशिकाएं होती हैं। ये इनमें कोइनोसाइट है वो कीपाकार कोशिकाएं होती हैं। इन कोइनोसाइट्स का पाया जाना या कोइनोसाइट्स की उपस्थिति पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण भी है। क्लियर यहाँ तक? कोइनोसाइट का पाया जाना या फनल शेप सेल का पाया जाना इनका विशिष्ट लक्षण है। और इनके बाद जो है वो इसमें क्या बताएंगे? दोनों स्तरों के बीच, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच कोशिकीय मीजेनकाइम होती है। इनके बीच जो है वो कोशिकीय मीजेनकाइम, तो इनके अंदर जो है वो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच जो है वो कोशिकीय मीजेनकाइम होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच जो है वो कोशिकीय मीजेनकाइम होगी और इनके बीच जो कोशिकीय मीजेनकाइम होती है, इसका मतलब है इनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए कई तरह की अलग अलग
कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अलग अलग कार्य को करने के लिए कई तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर इनमें कौन कौन सी सेल होंगी? तो कोशिकाएं जो होती है पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच, वो कोशिकाएं, इनमें कई तरह की सेल जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें थीजोसाइट्स, ये सारी सेल्स जो है वो शेप के अकॉर्डिंग सारी अमीबोइड सेल होती हैं। क्लियर यहाँ तक? इनकी आकृति के आधार पर या इनकी शेप के आधार पर ये सारी अमीबोइड सेल है, लेकिन फंक्शन के आधार पर ये सारी अलग अलग होती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये कोशिकीय मेसेनकाइम दोनों स्तरों के बीच, ये पिनेकोडर्म कोइनोडर्म के बीच जो है वो क्या पाई जाएगी? ये कोशिकीय मेसेनकाइम है, जिनमें थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट और मायोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, ये सारी इसमें सेल्स होती हैं। थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, मायोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स। तो ये जो है वो दोनों स्तरों के बीच जो मेसेनकाइम होती है या कोशिकीय मेसेनकाइम होती है, इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य है। जैसे थीजोसाइट्स है, इसका काम होगा भोजन का संग्रह करना। ट्रोफोसाइट्स भोजन का वितरण करती है। इसमें आपको एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो थीजोसाइट है वो भोजन का संग्रह करेगी, ट्रोफोसाइट्स भोजन का वितरण करती है, स्क्लेरोब्लास्ट इनका कंकाल बनाती है, कंकाल के लिए जो कंटिकाएं हैं वो बनाएंगी, मायोसाइट्स ये पेशीय कोशिकाएं होती हैं जो ओस्कुलम की गति का जो है वो नियंत्रण करती है, क्रोमोसाइट्स जो है वो क्या करते हैं? क्रोमेटोफोर्स बनाते हैं, जिनके अंदर जो है वो क्या होता है? ये वर्णकों का निर्माण करके और इनको पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। आर्कियोसाइट्स ये इनकी टोटीपोटेंट सेल होती हैं। टोटीपोटेंट सेल का मतलब है कि ये इनकी अविभेदित कोशिकाएं हैं जो पोरीफेरा में या स्पंजों की अन्य किसी भी कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। और इसके साथ साथ ये आर्कियोसाइट सेल जो है वो इनके रिप्रोडक्शन में भी सहायक होती हैं। अंतर्जात मुकुलन के द्वारा, एंडोजिनस बडिंग के द्वारा ये जैम्यूल्स बनाती हैं और वो जैम्यूल इनके रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं और गैमिट्स के निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें इसकी कोशिकाएं होंगी जो किस किस के बीच पाई जाती है? पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच पाई जाती है। तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच स्थित ये कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? उसके बाद इन जंतुओं के अंदर एक बताना आपको, इसमें जल नाल तंत्र जो है वो पाया जाता है, जिससे जल का प्रवाह जो है वो विभिन्न पथों से होते हुए और इनके पूरे शरीर के अंदर जो है वो जल का सर्कुलेशन चलता है। क्या कहेंगे उसको? जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम होता है इनमें। तो इनके अंदर जो है वो जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम, इस जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना ये भी पोरीफेरा या स्पंजों का विशिष्ट लक्षण है। जल नाल तंत्र का पाया जाना भी पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है और कोइनोसाइट कोशिकाओं का पाया जाना भी पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम जो है या जल नाल तंत्र है वो किस में सहायक है? जल नाल तंत्र के द्वारा ही जो है वो जल इनके अंदर प्रवेश करता है, जिसमें पोषक पदार्थ आते हैं जिनका ये पाचन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो पोषण में सहायक है। इसके साथ साथ उसी के द्वारा ये गैसों का विनिमय कर सकते हैं, तो श्वसन में भी सहायक है। अपने उत्सर्जी उत्पाद को उसके द्वारा ये बाहर निकाल सकते हैं, उत्सर्जन में भी सहायक है। और इसके साथ साथ प्रजनन में भी सहायक होता है। प्रजनन में कैसे सहायक है कि इनके अंदर जो है वो इनकी भीतरी सतह पर क्या बनते हैं? एंडोजिनस बड बनती है। ये एंडोजिनस बडिंग जो होती है इनको क्या कहेंगे? जेम्यूल्स। तो ये इनमें जेम्यूल्स बन रहे हैं और ये जेम्यूल्स जब ये
अतिरिक्त जल को बाहर फेंकता है, उसके साथ ये जेम्यूल्स को बाहर फेंक दिया जाता है, और जेम्यूल्स जब इनके द्वारा बाहर फेंके जाएंगे तो उसके साथ ही जो है वो रिप्रोड्यूस होकर वो नए पोरीफेरा स्पंज का निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये वाटर कैनाल सिस्टम इसके किसमें सहायक होता है? इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन में सहायक होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इनके पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन में सहायक होता है। क्लियर यहाँ तक? इनमें अलग अलग जो है वो 4 तरह के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं। एक एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम होता है, एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम, एक साइकोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। तो एस्कोनोइड, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम, और एक जो है वो रेगोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। एक रेगोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। क्लियर यहाँ तक? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम जो है वो इसमें सबसे सरलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम है, जिसमें जल सीधा ओस्टिया से अंदर आता है स्पंजोसील में और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। उसके बाद एक होता है साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। साइकोनोइड कैनाल सिस्टम में जो है वो क्या विशेषता होती है? इसमें जल आएगा ऐसे, ये इनके अंदर जो है वो इनकी बॉडी वॉल इस टाइप से होती है। अब इनके अंदर जो है वो जल प्रवेश करेगा ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, ये होती है इनमें इनकरेंट कैनाल। ओस्टिया से ये इनकरेंट कैनाल में जल आएगा और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के द्वारा ये रेडियल कैनाल में आता है, ये इसकी रेडियल कैनाल होती है। तो प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आएगा और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जल का प्रवाह होता है। तो वो साइकोनोइड कैनाल सिस्टम है, जो थोड़ा एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम से थोड़ा जटिल होता है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रही है यहाँ तक बात? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम में सीधा जल ओस्टिया से अंदर, ये ओस्टिया से सीधा जल अंदर आया स्पंजोसील में और ओस्कुलम से बाहर निकल गया। कौन सा कैनाल सिस्टम? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम। साइकोनोइड कैनाल सिस्टम में जल आ रहा है तो ओस्टिया से पहले आया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा बाहर। ये होता है इसमें साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। उसके बाद है ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर जो है वो सबसे पहले जो जल है वो ओस्टिया के द्वारा अंदर आता है इनकरेंट कैनाल में। ओस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में आया और इनकरेंट कैनाल में आने के बाद ये प्रोसोपाइल से आएगा फ्लैजिलेटेड चेंबर में। ये ऐसे प्रोसोपाइल के द्वारा ये फ्लैजिलेटेड चेंबर में, और एपोपाइल के द्वारा फिर ये एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल खुलेगी इनकी स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से इस टाइप से जो है वो स्पंजोसील से आगे ये ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये ओस्टिया के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में, ओस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से इस प्रोसोपाइल के द्वारा ये आया फ्लैजिलेटेड चेंबर में, और एपोपाइल के द्वारा ये आया एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से ये आया स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गए। तो इसको कहेंगे ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम, जो इसमें सबसे जटिलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम है। इसके बाद जो है वो एक होता है रेगोनोइड कैनाल सिस्टम। रेगोनोइड कैनाल सिस्टम में जो है वो जल सीधा प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर में, ये इसमें जो है वो ऐसे प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर में और एपोपाइल से बाहर निकल जाता है। एपोपाइल से जो है वो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह का कैनाल सिस्टम रेगोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें सबसे सरलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम है वो एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम है, और सबसे जटिलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम है। क्लियर यहाँ तक? रेगोनोइड में भी थोड़ा सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम है, जिसमें बाहर का जल है वो पहले प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर में और एपोपाइल से बाहर निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो इसमें ये वाटर कैनाल सिस्टम या इसके जल नाल तंत्र होते हैं, जो इनके पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और
प्रेजेंट इनमें सहायक होते हैं। इसके बाद जो है वो इसमें नेक्स्ट क्या बताएंगे, इसके वाटर कैनाल सिस्टम के बाद में अब इसमें इसके जो है कंकाल या इसका स्केलेटन, लोकोमोशन इनमें नहीं होता है। समझ में आ गई भी, लोकोमोशन नहीं होता है, स्थानबद्ध होते हैं, पहले ही आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो है वो क्या पढ़ेंगे, कंकाल या इनका स्केलेटन जो है वो कैसा होता है, इनमें एंडोस्केलेटन होता है। और इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस स्पीक्यूल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, सिलिका की स्पीक्यूल्स कंटिकाओं से, सिलिका की स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन तंतुओं से एंड स्पॉन्जिन फाइबर से, इनसे इनका एंडोस्केलेटन बना होता है। तो इनका एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं, सिलिका की कंटिकाओं या फिर स्पॉन्जिन तंतुओं से अंतः कंकाल बना होता है। उसके बाद इनके अंदर जो है वो इसका डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा सेल के अंदर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हेल्प तो कौन कर रहा है, कैनाल सिस्टम, और बॉडी सरफेस से ही अंदर आ रहे हैं ये। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वो इसका बॉडी सरफेस से हो जाएगा। इसके बाद स्केलेटन आपने पढ़ ही लिया इसमें। और नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इनके रिप्रोडक्शन के बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पर जो है वो अगर आप देखें तो ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होंगे और एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जेम्यूल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जेम्यूल फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल्स आप देख रहे हो क्या है, एंडोजीनस बड होती हैं। तो ये एंडोजीनस बडिंग या जेम्यूल्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमेटिक फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमेटिक फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमेटिक फ्यूजन, युग्मकों के संलयन से इनमें लैंगिक जनन होता है। और उसके बाद जो है वो इसमें क्या बताएंगे, ये इसके जनन के आधार पे हो गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों कर रहा है। अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा कर रहा है, अंतर्जात मुकुलन या जेम्यूल्स के द्वारा। और लैंगिक जनन है वो युग्मकों के संलयन से होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स ये शरीर के अंदर जो है वो इनमें दोनों युग्मकों का संलयन होगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट बताएंगे, कैसा होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें कौन कौन से लार्वा बनेंगे, एम्फीब्लास्टूला, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें एम्फीब्लास्टूला और पेरेनकाइमुला लार्वा बनते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें एम्फीब्लास्टूला और पेरेनकाइमुला लार्वा बनेंगे। क्लियर यहाँ तक, ये सारे पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद जो है वो अपने देखेंगे पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। तो पोरीफेरा को इनके स्केलेटन और कैनाल सिस्टम के बेस पर 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन, पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, तो पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन में इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। क्लास फर्स्ट कैलकेरिया, सेकंड क्लास हेक्सेक्टेनेलिडा, कैलकेरिया सेकंड हेक्सेक्टेनेलिडा, और थर्ड क्लास
डेमोस्पंजिया, डेमोस्पंजिया। तो इसमें ये कैलकेरिया, हेक्जेक्टिलिडा एंड डेमोस्पंजिया। क्या होगा तीनों में? एक तो इनके हैबिटेट में डिफरेंस होगा। कैलकेरिया जो है वो कैसे होंगे? ये मैराइन वाटर में होंगे, समुद्री जल में। हेक्जेक्टिलिडा है वो मैराइन वाटर में, ये भी समुद्री जल में, ये भी समुद्री जल में होंगे। ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में होंगे, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में होंगे। क्लियर यहां तक? तो पहला तो आवास में अंतर हो गया, ये समुद्री जल में, ये समुद्री जल में, ये समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में पाए जाएंगे। इसके बाद जो है वो ये छोटे आकार के होंगे, सबसे स्मॉल साइज, ये मीडियम साइज के होंगे, मध्यम आकार के, और ये सबसे बड़े आकार के होंगे, लार्ज साइज होंगे। ये सबसे बड़े आकार के लार्ज साइज के होंगे एंड लार्ज साइज। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इनके कैनाल सिस्टम में, कैनाल सिस्टम में इसमें एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं। तो इसमें एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम होंगे। इसमें केवल ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होगा। इनके लार्वा में रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम और एडल्ट में ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होगा। क्लियर यहां तक? लार्वा में तो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम और इनके एडल्ट में ल्यूकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। और उसके बाद जो है वो इनका कंकाल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं होती हैं, इसमें सिलिका की कंटिकाएं होती हैं, और इसमें स्पोंजिन तंतुओं का, इसमें या तो कंटिकाएं एब्सेंट होकर जो है वो क्या होता है, स्पोंजिन तंतुओं का कंकाल होता है, स्पोंजिन फाइबर से बना हुआ अंतः कंकाल होता है। क्लियर यहां तक? ये इसमें तीनों क्लासेस में डिफरेंस है। इसके बाद इनके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में कैलकेरिया में कौन कौन से होते हैं? साइकोनिया साइफा और लुकोसोलेनिया। और इसमें आप देखें एग्जाम्पल देखें कैलकेरिया में साइकोन या साइफा, जिसका कॉमन नेम अर्निस्पंज है, साइकोनिया साइफा, कॉमन नेम अर्निस्पंज। एक लुकोसोलेनिया, लुकोसोलेनिया ये स्मॉलेस्ट स्पंज है, लुकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज। तो साइकोनिया साइफा अर्निस्पंज, लुकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज होते हैं। और इनके अंदर जो है वो हाइलोनिमा, हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला वीनस की पुष्प मंजूषा, फ्लोवर बास्केट ऑफ वीनस, फ्लोवर बास्केट ऑफ वीनस। तो ये वीनस की पुष्प मंजूषा कहेंगे इसको, जिसे जापान में शादियों में गिफ्ट दिया जाता है। और एक जो है वो इसमें डेमोस्पंजिया के अंदर एग्जाम्पल, एक तो यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज, यूस्पोंजिया एग्जाम्पल बाथ स्पंज, ये कॉमन नेम बाथ स्पंज। स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, स्पोंजिला कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पंज है। ऐसे ही जो है वो इनके अंदर दूसरे क्लियोना बोरिंग स्पंज, क्लियोना बोरिंग स्पंज, चेलाइना मरमेड्स ग्लोव्स, जलपरी के दस्ताने, चेलाइना मरमेड्स ग्लोव्स, जलपरी के दस्ताने। क्लियर यहां तक? ये सारे आप देख रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है यहां तक? तो पोरीफेरा के आपने विशिष्ट लक्षण पढ़ लिए, सामान्य लक्षण पढ़ लिए और उसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है? ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्लेंटेटा। ठीक है?